तो दोस्तों नमस्कार। एक्यूरेट तुमने मेरे को कहा था कि गुरुजी 50 तक आ जाइयो। 50 पर आ गया ना, पहले ना बाद में। लेकिन अब हेडिंग डाल दो उदाइन की। डाल दी क्या? उदाइन की हेडिंग डाल दी क्या? तो फटाफट अपना पेन पेन वेन खोलें, उदाइन की हेडिंग डाल दो और उदाइन में लिखें। लिखो तो। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। यह नगर सोन और गंगा नदी के तट पर बसाया। आगे लिख दें। उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। आगे लिख दें। उदयन जैन धर्म को स्वीकार करता था। जैन धर्म को स्वीकार करता था। ओके, नीचे नोट डाल दें। एक नोट डालें। नोट उदयन के उत्तराधिकारी नाग दर्शक के समय नाग दर्शक के समय हर्यक वंश को समाप्त कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। ओके, नीचे लिखें। इस प्रकार हर्यक वंश ने, हाँ इसी नोट में नीचे लिखें, इस प्रकार हर्यक वंश ने अरे इसी नोट में बेटा नीचे लिखना है। इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार हर्यक वंश ने 550
ईसा पूर्व से लेकर हर एक वंशनी 550 रे बावड़े 550 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। शासन किया, ओके। कोष्टक में लिखो अनुमानित। अनुमानित, क्योंकि दोस्तों इस समय तिथि क्रम लिखते नहीं थे लोग बाग, पता ही नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने आंकड़े लगाए कि ऐसा होना चाहिए, तो इसमें 5-10 साल का वेरिएशन है, इसलिए कोई सन का क्वेश्चन आता नहीं है इनमें। एक मोटा मोटा अनुमान है, कई जगह आपको 544 भी मिलेगा, 400 भी मिलेगा, 410 भी मिलेगा, तो ये अनुमानित है, ठीक है, अनुमानित है, ओके। अब आप एडिंग शेषनाग वंश की डाल दी क्या? तो बी शेषनाग वंश। शेषनाग वंश की इसका शेषनाग वंश की एडिंग डाल दी क्या बेटा? इसके आगे कोष्टक में लिख दो कब से कब तक है ये। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। ओके, इसमें पहला राजा कौन था? तो लिख दो नंबर 1 शिशुनाग। तो लिख दें शिशुनाग को पुराणों में क्षत्रिय बताया गया है। शिशुनाग नाग दर्शक का सेनापति था। शिशुनाग नाग दर्शक का सेनापति था। सेना की सहायता से नागदर्शक की हत्या कर शासक बना। ओके, आगे लिख दें शिशुनाग ने वत्स राज्य को जीता। शिशुनाग ने वत्स राज्य को जीता एवं मगध में मिलाया। मगध में मिलाया। इस समय अवंती राज्य का क्षेत्रफल मगध साम्राज्य के साथ मिल चुका था।
अतः अवंती और मगध में युद्ध हुआ। शिशुनाग ने अवंती को हराकर महिष्मती कोमा उज्जैन पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग की यह धीमे करूं, धीरे करूं, ठीक है, दूर। तो लिखो, महिष्मती कोमा उज्जैन पर अधिकार कर लिया, लिख दिया। आगे आगे क्या लिखा है? शिशुनाग की यह महान सफलता थी। गुजरात और मालवा का प्रदेश, गुजरात और मालवा का प्रदेश उसके साम्राज्य का भाग बना। ओके। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ रे बावड़ो। इसमें वो चल रहा है क्या, नेट वेट चलता है? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ई कहाँ है? अच्छा, चलो तो किस पे आएगा? क्रोम खोलूं? ओके, ओके। थोड़ा दिख थोड़ी रहा है, नहीं दिख रहा? ए झूठो। तो हाँ जी, अरे तो दूसरा मैप लूं क्या फिर? बैक कैसे जाएगा? बैक कैसे जाऊं रे?
ये सही है, हैं? ये सही कहां से है? अच्छा ये सही है, हाँ यार। तो मैंने जो कहानी अब तक बताई थी, अब ठीक है, अब बात कर लेंगे और आप समझ भी जाओगे। ये मगध लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, इसका विकास हुआ और उसने अंग को जीता, काशी को जीता, और ये कौशल को जीता, लिखा हुआ है ना कौशल। ओके, ये वैशाली यानी वज्जी संघ को जीता, और इसने अंग को जीता। इसके बाद में मैंने बताया था वत्स को जीता अभी, और फिर ये जो नीचे यहां पर ये अवंती है, अवंती को जब जीता गया दोस्तों, ये अवंती, तब की बात है कि अवंती पर नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि अवंती की राजधानी उज्जैनी और ये महिष्मती, और उनके अवंती का अधिकार ये मत्स्य, तो पास में ही अवंती के, यानी जयपुर का ये भाग जो है मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, तो इन पे भी अधिकार था, और कुरु और पांचालों पर भी अधिकार था। तो यहां तक का प्रदेश अवंती के पास था ये, और यहां तक कि नीचे वाला ये अस्मक भी, जैसे ही इसको जीता है सब इसके हक में आ गए। ठीक है, और अब चूंकि इस मगध का नियंत्रण पहले यहां था, यहां तक फैला, और इसके बाद समुद्रों, यहां से तो व्यापार होता था, बंगाल की खाड़ी से तो व्यापार होता था। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अब इनका साम्राज्य अरब सागर तक आ गया। ये मालवा का प्रदेश, भारत का उपजाऊ प्रदेश है मालवा, ये गुजरात का प्रदेश उपजाऊ प्रदेश, और यहीं पर विदेशों से व्यापार वाणिज्य के पूरे हैं चांस। इसलिए गुजरात और उसके सटे हुए बंदरगाहों के साथ पश्चिमी जो देश है उनके साथ व्यापार, और इधर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार। भारत में सोने चांदी की आवक शुरू हो गई। इस प्रकार मगध जो था, जैसे ही अवंती को जीता, इसका व्यापार वाणिज्य बढ़ा। यही तो बात मैंने लिखा ही है आपको, लिखा ही ना, लास्ट लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, नहीं लिखा है क्या? क्योंकि गुजरात का उपजाऊ और मालवा का उपजाऊ प्रदेश जो है उनके हाथ में आ गया। ओके, अब दोस्तों सेकंड नंबर पे काला शोक की हेडिंग डाल दो। राजा नंबर 2 कौन है? काला शोक। काला शोक लिख दे में। वैशाली को उपराजधानी बनाया, वैशाली को उपराजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को पूर्ण राजधानी बनाया। तीन सौ 83 ईसा पूर्व में 383, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। इसे पुराणों में
इसे पुराणों में काक वर्ण, इसे पुराणों में काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण, ओ काक नहीं जानते? काले रंग का कोयल की तरह काक, कौवा या कागलो? हाँ वही 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 कौवा, वही कागला, वही काक, वही काक वर्ण। तो आपकी क्लास में किसी का नाम काक वर्ण तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, सुनाऊं? एक दिन दारू के नशे में ये काकवर्ण राजधानी के महलों के आसपास घूम रहा था। कौन? काकवर्ण। लेकिन काकवर्ण ने भी वही गलती करी, बुढ़ापे में जवानी से ब्याह कर लिया। और मैंने बताया था ना तुम्हें, वो जो रानी थी वो जवान थी, और एक नाई भी जवान था, और दोनों के बीच आंखें चार हुई। और एक दिन रानी के इशारे पर कि देख आज फुल टुन है, पूरी पिया हुआ है, और महल के बाहर बाहर घूम रहा है, क्योंकि शक तो काकवर्ण को भी था कि मैं इधर दारू पी के पड़ जाता हूं, और उधर से रानी जो है किसी और के साथ दावपेच लगाती है। तो ये घूम रहा था बाहर, आज आने दो देखता हूं कौन है। इसलिए रानी ने इशारा किया, और महापद्म नंद जो कि रानी का प्रेमी था, उसने छुरा घोंप कर काकवर्ण का काम तमाम कर दिया। तो किसने हत्या की इसकी? 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने। तो लास्ट लाइन लिख दो, महापद्म नंद ने महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व काकवर्ण की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। ओके, तो अब नंद वंश मैंने बताया आपको? नहीं बताया? बताया तो था, कहां चला गया? ये रहा। तो ये 344 ईसा पूर्व में शासक बना कौन? महापद्म नंद। और कहते हैं, पुराणों में लिखा, इसे पुराणों में सर्व छत्रांक कहा गया, या सर्व छत्रांतक कहा गया। इसका अर्थ क्या है? क्षत्रियों को मारने वाला। क्योंकि नाई था, शूद्र था, इसलिए ये खुद तो शूद्र था। ये शूद्रवंशी बताया गया पुराणों में, इनको शूद्रवंशी बताया गया। मैंने पहले भी बताया था, पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? शूद्रवंशी बताया गया। ये नाई था, ये देखो लिखा हुआ मेरा, बताया। इसलिए सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया। किसको? महापद्म नंद को। इसने कलिंग को जीता था, कलिंग में नहर बनवाई, कलिंग से जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पाटलिपुत्र लाया, और ये अवंती को जीतने का काम चूंकि पहले ही हो गया था, तो ये मैंने बाद में गलती से लिख दिया, ये मुझे लिखना चाहिए था शिशुनाग में। ओके,
हाथी गुम्फा अभिलेख में ये दोनों जानकारियां प्राप्त होती हैं। कौन सी कौन सी? कलिंग जीतने की और कलिंग से जैन तीर्थंकरों की मूर्ति लाने की और नहर बनवाए जाने की। ओके, तो हेडिंग डाल दो नंदवंश, समय 344 से 322 ईसा पूर्व। जी, नंदवंश का समय बताऊं क्या? 344 से लेकर 322, ये नंदवंश का समय है। नंदवंश का समय ईसा पूर्व, क्योंकि 322 में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया तो मौर्य काल शुरू हो गया। तो 344 से 322 ईसा पूर्व। ओके, सबसे पहले लिखेंगे महापद्मनंद। महापद्मनंद लिखें। पुराणों में इन्हें शूद्र कहा गया है। नंद शासक जैन धर्म को नंद शासक जैन धर्म को संरक्षण देते थे। अतः जैन साहित्य में महापद्मनंद को उग्रसेन ये लिख दिया मैंने, उग्रसेन या दूसरे परशुराम कहा गया है। परशुराम जी, दूसरे परशुराम कहा गया है। आगे लिख दें, महापद्मनंद ने भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों सभी राज्यों को जीता। सभी छोटे बड़े राज्यों को जीता। हाथी गुम्फा अभिलेख की सूचना के अनुसार हाथी गुम्फा अभिलेख की सूचना के अनुसार हाथी गुम्फा, ये लिखा हुआ है बेटा बोर्ड पर। गुम्फा मैं लिखा हुआ है शुरू से। गुफा को ये गलती से किसी ने गुम्फा लिख दिया और वही नाम प्रचलित हो गया। समझ रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि
जैसे उमियाद है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब उसको किसी ने, उमियाद मुस्लिम नाम है, अब उमियाद नाम है, उमियाद, और उसको किसी ने बोलते बोलते उमियाद को उमेद कर दिया, उमेद। अब वो नाम वही चल पड़ता है, उमेद, उमेद सिंह, उमेद, जबकि उमियाद खां ये मुस्लिम नाम है। उमियाद वंश के खलीफा हुए हैं बहुत सारे, इसलिए उमियाद, सुल्तान, ये सब नाम मुस्लिम नाम है। लेकिन थोड़ा बिगड़े हुए रूप में जब कोई पुकार लें तो ये हो जाते हैं हिंदू। तो है तो ये गुफा, लेकिन इसका नामकरण में हाथी के साथ गुम्फा लग गया तो वही प्रचलित है, तो आप हाथी गुम्फा ही लिखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने, महापद्मनंद ने कलिंग जीता, कलिंग जीता, कलिंग में नहर बनवाई, नहर बनवाई तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति पाटलिपुत्र लाया। ओके, अगला शासक गणानंद, लास्ट है, लास्ट गणानंद। समय 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। अरे वाह, क्या बात है, आज तो याद किया किसी ने दिल से। निम्न में को सुमिलित करें। महापद्मनंद हरेक वंश का अंतिम शासक, नागदासक, युद्ध में महाशिला कंटक पद्धति का प्रयोग। ये तो बहुत सरल है, ये तो कोई भी कर देगा। चलो रे, तुम्हारे लिए एक प्रश्न आया है, सुना है, ये प्रश्न तो बहुत सरल है। ऐसा जैसे तो ठाकुर ने इंजड़ों की फौज बनाई है, सुमेलित करो। बताओ, इतना भी सरल प्रश्न पूछ लिया। अब मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, मेरे स्टूडेंट ही दे देंगे। एक महापद्मनंद, दूसरा नाग दशक या दासक, आपने दशक लिखा, आप वाला लिख देता हूं, बिंबिसार, अजात शत्रु, ए, बी, सी और डी। हर्यक वंश का अंतिम शासक, युद्ध में महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। सी, द्वितीय भार्गव, श्रोणिक या क्षेत्रोजस। अब ऑप्शन लो भाई। पहले नंबर पे लिखा, एक में डी, दो में बी,
3 में सी, 4 में डी, सेकंड 1 में ए, दूसरे में बी, तीसरे में डी, चौथे में सी, तीसरे में 1 में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में बी, चौथा 1B, दूसरा ए, तीसरा सी और चौथे में डी। देखो नाग दर्शक जो है वो तो ये है, अजातशत्रु ये है, बिंबिसार इसे श्रोणी कहते हैं, महापद्मनंद द्वितीय भार्गव, दूसरा परशुराम। अभी तो बताया था मैंने, नहीं बताया? तो 1 में सी, तो इसमें जी आ गया, इसमें सोचने वाली बात कहां है? मैंने बताया तो कोई बच्चा भी कर देगा। नाग दर्शक, दूसरे में ए, अब दूसरे में ए, तीसरे में अजातशत्रु, 4 में बी, 4 में बी। इतना सरल प्रश्न किसने पूछा रहा है? टेस्ट में आया था क्या? नहीं, वो भी मैं आज सोल्व करा देता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो कुल मिला के यदि किसी एग्जाम में आया हुआ है तो बहुत सरल है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि ये शब्द ही गलत है, ये गाइड से उठाया हुआ है। भार्गव नहीं परशुराम होना चाहिए। भार्गव परशुराम दोनों बहुत अलग अलग है। भार्गव शब्द भृगु से बना है, परशुराम और भृगु का सीधा संबंध कोई भी नहीं है। इसलिए यहां दूसरा परशुराम आना चाहिए था। इसलिए प्रश्न जो है वो कोई थोड़ा सा टपोरी टाइप है, समझ रहे हो? हाँ, यहां परशुराम सेकंड कर देती तो स्टैंडर्ड हो जाता। बहुत ही सरल प्रश्न, इससे सरल तो क्या होगा? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको और आप सारे प्रश्न अटेंड कर लोगे, दिक्कत है नहीं। चलो अब मैं गणानंद आ गया ना। 2-3 बात खास है इसकी। बहुत सुंदर था, नंबर 1 बात। सुंदरता का, सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, सुंदरता का घमंड होना बहुत बड़ी बात है। तो दोनों दोष थे इसमें। एक तो करेला, नीम चढ़ा, डबल दोष। दूसरी बात, बहुत धनी था। बताते हैं इसके पास इतना सोना था कि इसने भारत में 3-4 बड़ी बड़ी सुरंगें खुदवाई और उनमें पिघला सोना सुरंगों में भर दिया और बंद करवा दी। दुनिया भर को पता था, सिकंदर को भी जानकारी थी कि भारत में तो ऐसी ऐसी सुरंगें बनी हुई जिनमें धरती के अंदर गड्ढा खोदते हैं, पिघला हुआ सोना डाल करके फिर मिट्टी डाल देते हैं। इतना धन था इसके पास। 1 नंबर का जो कंजूस था, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये बात 2-3 लिखनी है इसमें, लिखो गणानंद में, लिखो दोस्तों, लिखो। गणानंद को भारत में सुंदर राजा, सुंदर राजा, धनी राजा, धनी राजा के रूप में याद किया जाता है, के रूप में याद किया जाता है। यूनानी टर्नर ने, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक टर्नर ने, टर्नर ने बताया कि
80 करोड़ सोने की ईंटें 80 करोड़ सोने की ईंटें उसने सुरंगों में पिघला कर गड़वा दी थी। नहीं लिखा? सुरंगों में पिघला कर गड़वा दी। ओके, लास्ट लिखो। गंगा नदी के बीच एक टापू पर, गंगा नदी के बीच एक टापू पर बहुत बड़ी संख्या में सोना छुपा रखा था। इसके समय यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया। घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। अतः 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। अतः 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, ठीक है, लिख दिया। तो हेडिंग किसकी डालोगे बताओ? यस, मैं चाह रहा था सुबह सुबह कि मैं मौर्य वंश ही शुरू करूं, लेकिन आपने कहा जी गुरुजी हम तो थानेदार हैं, हम तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तो मैंने कहा चलो सिस्टम। हाँ बोलो साहब। हाँ, बना दिया, यही तो बात है। अब सुन लो, पहले देखो, इसके पास ये 326 से 322 में रहा। इसके बापूजी थे, नाम था महापद्मनंद। इसके समय सोना रखा हुआ था खजाने में। ये आया और उसने उस सारे सोने की जो ईंटें रखी हुई थी उनको गुफा में छुपा दिया, बस। और साथ में जब 323 ईसा पूर्व में
जब चाणक्य जो था वो इसे मिलने के लिए आया, सॉरी 325 में, 325 बीसी में जब चाणक्य इसे मिलने के लिए आया, उसका इसने अपमान कर दिया। तब चाणक्य की, उसकी चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र मैंने बताया था 17 वर्ष थी। उसे ले गया और इसके बाद 3 साल उसे ट्रेनिंग दी, और जब वो 20 साल का गबरू जवान था उसे लाया और शासक बना दिया। कहां दिक्कत है? अरे उल्टे चलते हैं बावड़े। पहले 326 में आया, शासक बना, चूंकि ईसा पूर्व में है ना, फिर 325, फिर 324, फिर 323, फिर 322, यूं। पूछो ना, और कोई बात है तो। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। उस दिन आप थे नहीं, शायद थे, तो फिर आज उल्टे कैसे हो गए? अच्छा, सोने के लालच में आ गए। एक बात बता दूं, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं एक शासक तुम्हें पढ़ाऊंगा जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, नाम था शेरशाह सूरी। बहुत गरीब घर का, जिसके बापूजी के शौक निराले, खाने के लिए दाना नहीं, लेकिन बेगमों की संख्या 11, बच्चों की टोटल संख्या 80 से ऊपर। सबसे बड़ी संतान बापूजी की शेरशाह सूरी। अब आप ही समझो, ना कोई परंपरागत राजा, ना कोई राजपद, परिवार में उसकी सौतेली माताएं उसे बर्तन मंजाने का काम करती थी। एक दिन जी खराब हो गया, बापूजी तो पसंद करते ही नहीं थे, ना तो उसको और ना उसकी मम्मी को, क्योंकि तभी तो 10 रानियां और लेके आया था। रानी बोले तो बीबी, रानी तो राजा लाता है, वो तो बीबी लाया। इसलिए सबसे बड़ी वाली बीबी जो सबसे पहले अच्छी लगी और सबसे पहले खराब भी लगी, उसकी संतान था, और वो भी सबसे बड़ा पुत्र, इसलिए सबसे ज्यादा सोतेलापन उसने सहा। पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, कोई शिक्षा नहीं मिली, बर्तन मांजने का काम किया, सौतेली माताओं से डांट खाई, उनके थपेड़े खाते हुए जब उसकी उम्र 11 साल की थी घर छोड़ दिया। दर दर की ठोकरें खाता हुआ, लोगों से उधार मांग कर खाता हुआ, वो एक दिन हिंदुस्तान के राजपद पर बैठा, वो शासक बना 1540 ईसा पूर्व में। लेकिन तब उसकी उम्र 72 वर्ष की हो चुकी थी। शासक बना, 5 साल राज किया, 345 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन 5 साल में ऐसे काम कर गया कि शेरशाह सूरी इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उसकी राजस्व प्रणाली, उसकी सैन्य व्यवस्था, उसकी जिला की व्यवस्था, जिले तहसील सबसे पहले उसने बनाया। आज जो प्रांत, आज जो गवर्नर, आज जो जमीन नापकर जो बीघा बिस्वा उसके दिमाग की उपज, जमीन को नापना, उसके पट्टे देना, जमीन के कागजात बनाने की शुरुआत उसने की, पटवारी पद उसने बनाया और जीत हासिल की। 340 में उसने कनौज का युद्ध जीता, 341 में भी युद्ध जीते चंदेरी, 342 में भी युद्ध जीते, 343 में भी, 344 में अपना गिरी सुमेल का, और सॉरी हाँ 1540, 41, 42, 43 और 44, 45 में कालिंजर के युद्ध में गोला दागा था तोप का, दीवार के लगा गोला, टकरा करके दीवार नहीं टूटी, फट करके वापिस जहां शेरशाह सूरी खड़ा हुआ कह रहा था फायर, गया आया और फायर वाली जगह जहां शेरशाह खड़ा था वहीं आके गिरा और भड़ाम मृत्यु हो गई। फिर भी उसके काम ऐसे हैं,
तो राज करने वाले तो 5 साल में अमर हो गए, और बदनामी जुटाने वाले औरंगजेब 51 वर्ष शासन किया और भारत में मुगल साम्राज्य का सुपड़ा साफ कर गया। इसलिए जीने के लिए 51 साल नहीं, 5 साल चाहिए। 4 तो इसके पास भी है, बात को समझा कर। इसलिए काम करने के लिए 4 साल कम नहीं है। जीवन एक है, दोबारा पैदा होंगे या नहीं, नहीं पता। आज से पहले पैदा हुए थे, नहीं पता। आगे फिर पैदा होंगे, नहीं पता। ये वक्त अपना जीने का भी है, आगे बढ़ने का भी है। बैलेंस बनाओ हर चीज में, हर चीज में झंडे गाड़ दो। चाहे अपनी परिवार को ऊपर उठाने में, सिलेक्शन कराने में, और चाहे संपत्ति बनाने में, हर जगह सफल हो जाओ। जिंदगी को घूम फिर करके दुनिया देखो, यूं ही चले जाओगे वरना। इसलिए वक्त जो है वो करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बिताता है। तो दोस्तों आपने लिख दिया, नीचे हेडिंग डालो मौर्य वंश। पेपर सोल्व करा दूं? पेपर तो शायद आप लोग सारे तो लाए नहीं हो। सारे लाए हो? नहीं लाए? कल लाओगे? कल ले आओगे ना? तो कल आते ही करा दूंगा मैं, ठीक है? कल पेपर ले आना, सोल्व करवा दूं एक एक क्वेश्चन। आज कितनी लोग लाए, हाथ खड़े करो। आज लाए हो क्या? ओके, तो फिर आज ही करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। अरे छोरो बोलना मत। निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? वैभाषिक है क्या? विज्ञानवाद, सौत्रांतिक, अनेकांतवाद? नहीं है। वेरी गुड, 1 2 3। अगला, बौद्ध संगतियों के संदर्भ में सूचियां सुमिलित कर दो। ये तो कर दोगे। प्रथम में कौन है? महाकश्यप यानी बी। दूसरे में कौन है? साबका मीर। तीसरे में कौन है? मोगली पुत्र 30। चौथी में कौन है? वसुमित्र। ये भी हो गया। ए के अंदर 2 और डी के अंदर 3। ए के अंदर 2, डी के अंदर 3 और बी के अंदर 1। तो ये उत्तर आएगा 2। ओके। अगला, आजीवक संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संप्रदाय के प्रवर्तक माकली पुत्र गोसाल सही है। इस संप्रदाय की मान्यता समस्त प्राणी नियति भाग्य के अधीन है, सही है। दोनों सही है। अच्छा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 आएगा। 4 आएगा। देखो कैसे चोट हो जाती है। मैंने तो पढ़ाई नहीं, सीधा ही चला गया। ओके, उत्तर आएगा 4 रहे बच्चों। अगला, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा? अवंती नहीं रहा, कौशल रहा, गांधार नहीं रहा। और है क्या क्वेश्चन? अच्छा, जैन धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में सूची 1 और 2। आश्रव, जीव की ओर कर्मों का प्रभाव होना। ये तो कर दोगे यार, पढ़ाई में आए हुए। संवर का मतलब रोकना, यानी संवर का मतलब 3। ये गलत दिया हुआ है। आश्रव में पहले में पहला, दूसरा देखो ए में 1 आएगा, दोबारा से सुन लो। आश्रव का मतलब मैंने बताया था कर्म पुदुलों का बहना, तो ए में 1 ही तो है। अच्छा दूसरा, सॉरी कर्म का जीव की ओर प्रवाह। ओके, जीव की ओर कर्मों का प्रवाह। अच्छा ठीक है। और संवर का मतलब होता है रोकना।
इसमें कहां लिखा हुआ है रोकना? ओके, जीव की ओर कर्मों के प्रवाह का रुकना, हाँ ठीक है। बी में 1, तो आ गया क्या उत्तर? कौन सा आया? 3। ओके ठीक है। निर्जरा का मतलब क्या है? संचित कर्मों का नष्ट होना। सी में 4, सी में 4, 3 ही आएगा भाई उत्तर इसका। ओके, ये मेरे पढ़ाए में से ही है सारे, क्योंकि इतना पढ़ा दिया बाहर से आ ही नहीं सकता। अगला, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण? ओके, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की पुष्टि रुमनदेही स्तंभलेख, बिल्कुल सही है। अब मैं मौर्य काल में पढ़ाऊंगा ये रुमनदेही, अशोक नहीं लगवाया, अशोक में पढ़ाऊंगा। तो रुमनदेही, लुम्बिनी का नाम रुमनदेही, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगा ना अशोक में, मौर्य काल आप पढ़ाऊंगा बेटा। अगला, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ज्ञान प्राप्ति कपिल वस्तु में नहीं हुई, कहां हुई? बोध गया, बोले तो उरुवेला, उरुवेला। अगला दोस्तों, किसका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा? अवंती का रहा क्या? नहीं। कौशल का रहा क्या? हां। मगध का रहा क्या? हां। और गंधार का रहा? नहीं। इसलिए इसमें 2 और 3 उत्तर आएगा, तो तीसरा उत्तर है। मेरा लिखाया हुआ है तुम्हें। बताओ मगध में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध गए, बिंबिसार ने बुलाया, हाथी छोड़ दिया और हाथों से भोजन कराया, नाला हस्ती दमन। और कौशल में क्या हुआ? सबसे ज्यादा समय कहां रुके? श्रावस्ती किसकी राजधानी? कौशल के, ठीक है। ओके, अगला, गौतम महात्मा बुद्ध के संदर्भ में मिलान करें। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि वरण, बोधि वृक्ष। ये गलत दे दिया, यहां ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए था। कोई बात नहीं, फिर भी समझ गए। ग्रह त्याग का घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। ओके, तो उत्तर है 4। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, दिव्यावधान की विषय वस्तु का, दीपवंश, धर्मचक्र। तो महापरिनिर्वाण सही है इसमें। दीपवंश, अरे बावड़ो, लास्ट में समाधि ले लो, सुख पाओगे। समाधि लेंगे तो महापरिनिर्वाण हो जाएगा, खत्म है खेल। अगला, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी शुद्धता, ब्रह्मचार्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता। 4। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता? नहीं होता, या होता? होता। मैंने कहा था कि जैसे एक तालाब में कंकड़ मारा, उसमें से लहर निकली, एक लहर खत्म होने से पहले दूसरी लहर को जन्म देगी। मैंने द्वादश निदान पढ़ाया था, उसमें भव, उपादान, जाति, जरा मरण, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म भरा पड़ा है उसमें। तुम खोल के देख लो, पुनर्जन्म नहीं हो तो पुनर्जन्म की इच्छा भव, पुनर्जन्म होना जाति, ये लिखा हुआ है। ओके, तो कौन सा था ये? 12वां। पुनर्जन्म नहीं होता, गलत। आत्मा की सत्ता नहीं है, सही। आत्मा नहीं होती, पुनर्जन्म होता है, ये मेरा लिखाया हुआ है बावड़ो। इसलिए उत्तर क्या होगा बताओ? कथन ए गलत, आर सही। 4। अगला, मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ना, मध्यकाल में वज्रयान,
पंचमक्कार, दारू पियो, मांस खाओ, ऐस करो। मैंने लिखाया था वज्रयान पतन, पतन के कारणों में देख ले झूठ। बेटा तेरी कॉपी में खोलो, देखे मैंने नहीं लिखाया क्या ये वज्रयान पंचमकार लिखाए हुए हैं। ओके। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। अरे बावड़ो सुन लो, ऋषभ देव जैन जिन से बना है जैन, जिन का अर्थ है जीतने वाला, जिसका अर्थ है महावीर स्वामी। तो ऋषभ देव कौन है? प्रथम तीर्थंकर, न कि संस्थापक। ध्यान रखना, 23 तीर्थंकर हैं जैन धर्म, जैन जिनसे बना है महावीर स्वामी, याद रखना। उनको फिक्स जैन धर्म नहीं कहते थे, तीर्थंकर धर्म कहते थे उसे। उस मैंने बताया 23वें पार्श्वनाथ के शिष्य भी निग्रंथ कहलाते थे, न कि जैनी। अरे जैनी कहलाते थे क्या? निग्रंथ कहलाते थे। जैनी तो महावीर स्वामी से आया, जिन से। रह बावड़ो ऐसे गलती करोगे। और कई तो होशियार भी हैं जो कि बोले गुरुजी पेपर ही तो सोल्व कराऊंगा, टिक लगा देंगे, कल गए। बहुत टाइम कम है ना, उनको पता ही नहीं कि कुछ पर्सन जो है वो सोच नहीं सकते, वो भी निकलेंगे। ओके, अगला प्रतीक बताओ ना। आदिनाथ का क्या है? सांड। मल्लीनाथ का मैंने कहा कि ये स्त्री है, स्त्री के सिर पर गड़ा है। पार्श्वनाथ सर्प, और संभवनाथ जो बच गया अश्व। ओके, अगला महावीर जैन से संबंधित सुमेलित नहीं है। जन्म कुंडग्राम, मृत्यु राजगृह, गलत। मृत्यु पावापुरी। अरे पावापुरी में नहीं पढ़ाया था क्या? ओके। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पोषण, सार्वभौमिक विधान, सत्य, आस्था, आत्मा। तो ये तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। विधान, विधान का मतलब सृष्टि हमेशा से बनी हुई है, बनी हुई रहेगी। ना हम उसमें कुछ कर सकते हैं, ना ईश्वर कोई है, कोई चेंज नहीं कर सकता। ये कुछ बातें स्वतः ग्रहण करनी होंगी। सृष्टि सार्वभौमिक है, अटल है, बनी रहेगी। अगला जैन धर्म के अनुसार, ये तो हो गया। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, विराग, निष्ठा, अहिंसा है। कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे अहिंसा? क्योंकि 5 महाव्रतों में से एक यही तो है। ओके। प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखा गया? अर्धमागधी। अरे लिखाया हुआ मेरा, आगम की रचना अर्धमागधी। संस्कृत महायान है, बौद्ध धर्म है, लिखाया हुआ है मेरा। इसका मतलब पढ़ा नहीं आपने। एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने कारण समेत शिखर जहां ज्ञान प्राप्त हुआ राजगृह का? आखिरी, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का है, लेकिन वर्तमान में है। यह प्रश्न नहीं आएगा। ओके। जैन साहित्य का असुमेलित देख लो, अंग कितने? 12। उपांग भी 12 हैं, जबकि इसमें कितने? अरे वाह, वेरी गुड। इसका मतलब बस आज इतना ही। एक बात तो तय है कि 2 ही और हैं क्या? 2 ही हैं तो कर लो। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब निर्धारित करता? आजीवक। बराबर की गुफाओं में किसके आश्रय गृह हैं? आजीवकों के। लो, सारे प्रश्न पढ़ाए में आ गए।
एक और बच गया, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है आजीवन। ओके, बाय बाय।